स्लॉथ सुस्ती सुपर्डर ज़ेनार्थ्रा से संबंधित है, जो कि प्लेसेंटल स्तनधारियों का एक समूह है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका विकास लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुआ था। एक अध्ययन में पाया गया है कि ज़ेनार्थ्रान लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अन्य प्लेसेंटल स्तनधारियों से अलग हो गए थे। एंटीटर और आर्मडिलोस भी ज़ेनार्थ्रा में शामिल हैं। सबसे शुरुआती ज़ेनार्थ्रान वृक्षीय शाकाहारी थे, जिनमें मजबूत कशेरुक स्तंभ, जुड़े हुए श्रोणि, ठूंठदार दांत और छोटा मस्तिष्क था। स्लॉथ ऑर्डर पिलोसा के टैक्सोनोमिक सबऑर्डर फोलिवोरा में हैं। ये नाम क्रमशः लैटिन लीफ ईटर और हेरी से हैं। पिलोसा स्तनपायी वर्ग के सबसे छोटे आदेशों में से एक है। फोलिवोरा को कम से कम 8 परिवारों में विभाजित किया गया है, जिनमें से केवल 2 में जीवित प्रजातियां हैं। शेष पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। 2 मौजूदा स्लॉथ जेनेरा के सामान्य पूर्वज लगभग 28 मिलियन वर्ष पहले के हैं। 2 और 3 पंजे वाले स्लॉथ के बीच समानताएं एक वृक्षीय जीवन शैली के लिए अभिसारी विकास का एक उदाहरण है। स्तनधारियों के बीच ज्ञात अभिसारी विकास के सबसे हड़ताली उदाहरणों में से एक। प्राचीन ज़ेनार्थ्रा में आज की तुलना में व्यापक वितरण के साथ प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण रूप से अधिक विविधता शामिल थी। प्राचीन स्लॉथ ज्यादातर स्थलीय थे और कुछ हाथियों के बराबर आकार तक पहुंच गए थे, जैसा कि मेगथेरियम के मामले में था। लंबे समय तक अलगाव के दौरान दक्षिण अमेरिका में सुस्ती पैदा हुई और अंततः कई कैरिबियाई द्वीपों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में भी फैल गई। ऐसा माना जाता है कि तैराकी के कारण ओलिगोसीन काल में पाइलोसन्स ग्रेटर एंटिलीज में समुद्री फैलाव के लिए प्रेरित हुए और मेगालोनिचिड क्लियोमेटानास्टिस और माइलोडोंटिड थिनोबैडिस्टिस लगभग 9 मिलियन साल पहले पनामा के इस्तमुस के गठन से बहुत पहले उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश बनाने में सक्षम थे। लगभग 3 मिलियन साल पहले के बाद के विकास ने मेगाथेरिड्स और नॉथरोथेरिड्स को ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज के हिस्से के रूप में उत्तरी अमेरिका पर आक्रमण करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का नॉथरोथेरिड थैलासोकन्स एक अर्धजलीय और अंततः शायद पूरी तरह से जलीय समुद्री जीवन शैली के लिए अनुकूलित हो गया। संभवतः वे छोटी अवधि के लिए पानी में तैरते और चप्पू चलाते थे, लेकिन 4 मिलियन वर्षों की अवधि में वे अंततः तैरने वाले प्राणियों में विकसित हो गए और मौजूदा साइरेनियन के समान समुद्री घास के विशेषज्ञ तल फीडर बन गए। कोलेजन और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुक्रमों से हाल ही में प्राप्त आणविक डेटा डिफाली अभिसारी विकास परिकल्पना के अनुरूप है, लेकिन आकृति विज्ञान से प्राप्त कुछ अन्य निष्कर्षों को पलट दिया है। ये जांच लगातार 2 उंगलियों वाले स्लॉथ को माइलोडोंटिड्स के करीब और 3 उंगलियों वाले स्लॉथ को मेगाथेरियोइडिया के भीतर, मेगालोनिक्स, मेगाथेरिस और नॉथरोथेरिड्स के करीब रखती है। वे पहले से पहचाने गए परिवार मेगालोनिचिडे को पॉलीफाइलेटिक बनाते हैं, जिसमें 2 उंगलियों वाले स्लॉथ और ग्रेटर एंटिलीज स्लॉथ दोनों को मेगालोनिक्स से दूर ले जाया गया है। ग्रेटर एंटिलीज स्लॉथ को अब स्लॉथ विकासवादी पेड़ की एक अलग आधारभूत शाखा में रखा गया है। दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट के समुद्री स्लॉथ मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग के बंद होने के बाद प्लियोसीन के अंत में विलुप्त हो गए। बंद होने से तटीय जल में ठंडक की प्रवृत्ति पैदा हुई, जिसने क्षेत्र के अधिकांश समुद्री घास को मार डाला और जिसने स्लॉथ के लिए उनके धीमे चयापचय के साथ थर्मोरेगुलेशन को भी मुश्किल बना दिया होगा। लगभग 11,000 साल पहले इंसानों के आने के कुछ समय बाद ही ग्राउंड स्लॉथ उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों से गायब हो गए। साक्ष्य बताते हैं कि मानव शिकार ने अमेरिकी मेगाफौना के विलुप्त होने में योगदान दिया। उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों में पाए गए ग्राउंड स्लॉथ के अवशेषों से संकेत मिलता है कि उन्हें मनुष्यों द्वारा मारा गया, पकाया गया और खाया गया। पिछले हिमयुग के अंत के साथ आए जलवायु परिवर्तन ने भी एक भूमिका निभाई हो सकती है।
हालांकि पिछले समान हिम्मत पीछे हटने से समान विलुप्त होने की दर जुड़ी नहीं थी। मेगालोकन्स और कुछ अन्य कैरेबियाई स्लॉथ लगभग 5000 साल पहले तक जीवित रहे, जब तक कि मुख्य भूमि पर ग्राउंड स्लॉथ खत्म नहीं हो गए थे, लेकिन फिर विलुप्त हो गए जब मनुष्यों ने अंततः ग्रेटर एंटिलीज पर उपनिवेश स्थापित किया। स्लॉथ 60 से 80 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं और प्रजातियों के आधार पर इनका वजन 3.6 से 7.7 किलोग्राम तक होता है। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ 3 उंगलियों वाले स्लॉथ से थोड़े बड़े होते हैं। स्लॉथ के लंबे अंग और छोटे कानों के साथ गोल सिर होते हैं। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ की छोटी पूंछ भी होती है, जो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्तनधारियों में स्लॉथ असामान्य होते हैं क्योंकि उनमें 7 ग्रीवा कशेरुक नहीं होते। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ में 5 से 7 होते हैं, जबकि 3 उंगलियों वाले स्लॉथ में 8 या 9 होते हैं। अन्य स्तनधारी जिनमें 7 नहीं होते हैं, वे हैं मैनेटी, जिनमें 6 होते हैं। स्लॉथ में रंग देखने की क्षमता तो होती है, लेकिन दृश्य तीक्ष्णता कम होती है। उनकी सुनने की क्षमता भी कम होती है। इसलिए वे भोजन खोजने के लिए अपनी गंध और स्पर्श की भावना पर निर्भर रहते हैं। सुस्ती में बहुत कम चयापचय दर होती है और कम शरीर का तापमान सक्रिय होने पर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और आराम करते समय और भी कम। सुस्ती विषमतापी होती है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुसार भिन्न हो सकता है। आमतौर पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, जिससे सुस्ती आ जाती है। स्लॉथ फर के बाहरी बाल अन्य स्तनधारियों से विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में बाल छोरों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि स्लॉथ अपने अंगों के साथ अपने शरीर के ऊपर इतना समय बिताते हैं, उनके बाल छोरों से दूर बढ़ते हैं ताकि जब वे उल्टे लटके हों तो तत्वों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। अधिकांश स्थितियों में फर सहजीवी शैवाल की मेजबानी करता है, जो शिकारी जगुआर, ओसेलोट्स और हार्पी ईगल्स से छलावरण प्रदान करता है। शैवाल की वजह से स्लॉथ फर अपने आप का एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कई प्रकार के सहभोजी और परजीवी आर्थ्रोपोड्स की मेजबानी करता है। उनके अंग लटकने और पकड़ने के लिए अनुकूलित हैं, न कि उनके वजन को सहारा देने के लिए। मांसपेशियों का द्रव्यमान उनके कुल शरीर के वजन का केवल 25 से 30% होता है। अधिकांश अन्य स्तनधारियों में मांसपेशियों का द्रव्यमान उनके कुल शरीर के वजन का 40 से 45% होता है। उनके विशेष हाथों और पैरों में लंबे, घुमावदार पंजे होते हैं, जो उन्हें बिना किसी प्रयास के शाखाओं से उल्टा लटकने की अनुमति देते हैं, और उनका उपयोग खुद को जमीन पर खींचने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ में हाथ पैरों की तुलना में 50% लंबे होते हैं। सुस्ती केवल तभी चलती है जब आवश्यक हो, और तब भी बहुत धीरे धीरे। वे आमतौर पर 4 मीटर प्रति मिनट की औसत गति से चलते हैं, लेकिन अगर वे किसी शिकारी से तत्काल खतरे में हैं, तो वे 4.5 मीटर प्रति मिनट की मामूली अधिक गति से चल सकते हैं। जबकि वे कभी-कभी शाखाओं के ऊपर बैठते हैं, वे आमतौर पर शाखाओं से लटकते हुए खाते हैं, सोते हैं और यहाँ तक कि जन्म भी देते हैं। वे कभी-कभी मरने के बाद भी शाखाओं से लटके रहते हैं। स्लॉथ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत तैराक होते हैं और प्रति मिनट 13.5 मीटर की गति तक पहुंच सकते हैं। वे पानी के माध्यम से पैडल मारने के लिए अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग करते हैं और नदियों को पार कर सकते हैं और द्वीपों के बीच तैर सकते हैं। स्लॉथ अपने पहले से ही धीमे चयापचय को और भी कम कर सकते हैं और अपनी हृदय गति को सामान्य के 1/3 से भी कम कर सकते हैं।
जिससे वे 40 मिनट तक पानी के नीचे अपनी सांस रोक सकते हैं। जंगली भूरे गले वाले 3 पंजे वाले स्लॉथ औसतन 9.6 घंटे प्रतिदिन सोते हैं। 2 पंजे वाले स्लॉथ रात में सक्रिय होते हैं। 3 पंजे वाले स्लॉथ ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन दिन में भी सक्रिय रह सकते हैं। वे अपना 90% समय बिना हिले-डुले बिताते हैं। शिशु स्लॉथ अपनी मां के होठों को चाटकर खाना सीखते हैं। सभी स्लॉथ सेक्रोपिया के पत्ते खाते हैं। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ सर्वाहारी होते हैं, जिनका आहार कीड़ों, सड़े हुए मांस, फलों, पत्तियों और छोटी छिपकलियों से बना होता है, जो 140 हेक्टेयर तक फैला होता है। दूसरी ओर 3 उंगलियों वाले स्लॉथ लगभग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जिनका आहार केवल कुछ पेड़ों की पत्तियों तक सीमित होता है और कोई भी अन्य स्तनपायी अपना भोजन इतनी धीमी गति से नहीं पचाता। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ सप्ताह में एक बार पेशाब और शौच के लिए जमीन पर जाते हैं, एक छेद खोदते हैं और बाद में उसे ढक देते हैं। वे हर बार एक ही स्थान पर जाते हैं और ऐसा करते समय शिकार के लिए कमजोर होते हैं। जमीन तक की यात्रा में होने वाले बड़े ऊर्जा व्यय और खतरों को देखते हुए इस व्यवहार को एक रहस्य के रूप में वर्णित किया गया है। हाल के शोध से पता चलता है कि स्लॉथ के फर में रहने वाले पतंगे स्लॉथ के मल में अंडे देते हैं। जब वे अंडे से निकलते हैं तो लार्वा मल पर फीड करते हैं और जब परिपक्व होते हैं तो ऊपर स्लॉथ पर उड़ जाते हैं। इन पतंगों का स्लॉथ के साथ सहजीवी संबंध हो सकता है, क्योंकि वे फर में रहते हैं और शैवाल के विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसे स्लॉथ खाते हैं। व्यक्तिगत स्लॉथ अपना अधिकांश समय एक ही मॉडल पेड़ पर भोजन करने में बिताते हैं। उस पेड़ के तने के पास अपना मलमूत्र दफनाकर वे उसे पोषण देने में भी मदद कर सकते हैं। पीले और भूरे गले वाले 3 उंगलियों वाले स्लॉथ मौसम के अनुसार संभोग करते हैं, जबकि अयाल वाले 3 उंगलियों वाले स्लॉथ साल के किसी भी समय प्रजनन करते हैं। पिग्मी 3 उंगलियों वाले स्लॉथ का प्रजनन वर्तमान में अज्ञात है। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ के लिए 6 महीने के गर्भकाल के बाद और 2 उंगलियों वाले स्लॉथ के लिए 12 महीने के गर्भकाल के बाद केवल एक नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु अपनी मां के साथ लगभग 5 महीने तक रहते हैं। कुछ मामलों में युवा स्लॉथ अप्रत्यक्ष रूप से गिरने से मर जाते हैं, क्योंकि माताएं बच्चों को लेने के लिए पेड़ों की सुरक्षा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण जीवन काल अध्ययनों की कमी के कारण जंगलों में 2 उंगलियों वाले स्लॉथ का औसत जीवन काल वर्तमान में अज्ञात है। मानव देखभाल में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 16 वर्ष है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में एक नर अपनी मृत्यु से पहले 49 वर्ष की आयु तक पहुंच गया था। हालांकि निवास स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक सीमित है, लेकिन उस वातावरण में स्लॉथ सफल है। पनामा में बारो कोलोराडो द्वीप पर स्लॉथ को वृक्षीय स्तनधारियों के बायोमास का 70% हिस्सा बनाने का अनुमान है। कोस्टा रिका में दर्ज की गई स्लॉथ की अधिकांश मौतें बिजली की लाइनों और शिकारियों के संपर्क में आने के कारण होती हैं। उनके पंजे मानव शिकारियों के लिए एक और अप्रत्याशित बाधा भी प्रदान करते हैं। जब वे पेड़ पर उल्टे लटके होते हैं तो वे अपने पंजों से ही अपनी जगह पर टिके रहते हैं और अक्सर नीचे से गोली लगने पर भी नीचे नहीं गिरते। स्लॉथ पशु तस्करी का शिकार हैं, जहां उन्हें पालतू जानवर के रूप में बेचा जाता है। हालांकि वे आम तौर पर बहुत खराब पालतू जानवर होते हैं, क्योंकि उनकी पारिस्थितिकी बहुत खास होती है। स्लॉथ इंस्टीट्यूट कोस्टा रिका स्लॉथ की देखभाल, पुनर्वास और उन्हें जंगल में वापस छोड़ने के लिए जाना जाता है। कोस्टा रिका में ही एवेरियो स्लॉथ सैंक्चुरी भी स्लॉथ की देखभाल करती है।
हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।